डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, भूल तो नहीं गए मुझे। मैं अपनी डायरी के कई केस आपको सुनाता ही रहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर केस ऐसे होते हैं जहाँ पर उन लोगों को मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, इसीलिए इमोशनली अटैच नहीं हो पाता। लेकिन आज जिस केस की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गया था। लग रहा था कि मैं इसे सुलझा नहीं पाऊंगा। मेरा मन कह रहा था चाहे जो हो जाए मुझे इसे सुलझाना ही होगा। ऐसा केस मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया था जिसमें मैं ऐसे रो रहा था, बस मानो कोई मेरा अपना मुझसे दूर चला गया हो। वक्त दोपहर के 12 बजे का था। मैं पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों की मदद कर रहा था। मेरे सामने 4 फाइल्स रखी गई थी। अब वो फाइल जिसके केस को वो सुलझा नहीं पा रहे थे मुझसे पूछ रहे थे मुझे किस पर शक लग रहा है। मेरे सामने कई तस्वीरें रखी गई थी और वो कह रहे कि तस्वीरें देखकर आप बताइए किस पर आपको ज्यादा शक हो रहा है। मैंने उन्हें कहा तस्वीरें देखकर शक किया नहीं जा सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में बहुत ज्यादा बुरे होते हैं लेकिन बहुत मासूम निकलते हैं। कुछ लोग दिखने में मासूम होते हैं, ऐसा लगता है चेहरा देखकर कि वो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन वो बहुत बड़े मुजरिम निकलते हैं। बड़े बड़े जुर्म उन्होंने किए होते हैं। ये मुखौटा मासूमियत का अपने चेहरे पर वो लगा लेते हैं। तो तस्वीरें देखकर मैं कुछ नहीं बता सकता। एक पुलिस वाला कह रहा था फिर तो हम आपसे आगे हुए ना। मैं चेहरा देखकर ये बता सकता हूँ ये मुजरिम है, उसे पकड़कर पीटेंगे फिर खुद ब खुद वो बता देगा। मैं उसे समझा रहा था ऐसी गलती कभी मत करना। कई लोग ऐसे होते हैं जो बेहद डरपोक होते हैं। तुम पीटोगे वो मानना शुरू कर देंगे, चाहे तुम झूठ मनवा लो। ऐसा कभी मत करना। अगर तुमने किसी मासूम को सजा दिलवा दी उसके बाद पूरी जिंदगी रोते रहोगे, बिलबिलाते रहोगे। गलती तुम ठीक नहीं कर पाओगे। हम में बहस हो रही थी, लेकिन ये बहस काम के लिए हो रही थी और ऐसी बहस आमतौर पर हमारे बीच हुआ करती थी। कोई बड़ा केस हो तो उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, वो गलतियां ना हो इसके लिए हम लड़ा करते थे। अच्छाई के लिए कह सकते हैं लड़ा करते थे। 5 बजे तक मैं पूरी तरह से थक चुका था। वो पुलिस वाले कह रहे थे काफी काम हो चुका है, जिस पर शक किया जा सकता है, सबूत किसके खिलाफ हैं, आपने बहुत सारे क्लूज दे दिए हैं, 1 घंटा और रुक जाइए ना, मुझे लगता है ये केस सुलझाया जा सकता है। मैंने उन्हें कहा था देखो ये मेरा केस नहीं है, सुबह से मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, आज वैसे ही घूमने के लिए आया था। आपने मेरे सामने 4 फाइल्स रख दी। देखो मैंने मदद की है ना, लेकिन मैं दोबारा यहाँ पर आना नहीं चाहता। मैं 1 घंटा और यहाँ पर नहीं रुक सकता। ये कहकर मैं घर की तरफ निकल पड़ा था। जैसे ही मैं घर पहुंचा मैं काफी ज्यादा थका हुआ था और मैंने सोचा कि मैं सामने वाले सोफे पर बैठ जाता हूँ। 1 घंटा आराम करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बैठा रहूंगा। लेकिन अचानक मेरा फोन रिंग हुआ। मुझे गुस्सा आ गया, क्या यार संभाल लो खुद ना, हर बार मुझे क्यों फोन करते रहते हो। पुलिस स्टेशन से मुझे बहुत ज्यादा फोन आया करते थे। माना मैं एक्सपर्ट हूं, उनकी मदद कर सकता हूं, लेकिन मुझे भी आराम चाहिए ना। अभी तो वहां से आया हूं। मैं फोन उठाना नहीं चाहता था। एक बार फोन रिंग हुआ। अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो दूसरी बार फोन आता है, लेकिन अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो सिर्फ एक बार ही फोन रिंग करता है। तो एक बार फोन कभी कभी मैं नहीं उठाता हूं। एक बार फोन रिंग हुआ, उसके बाद मैं बाथरूम में चला गया। उसके बाद दोबारा फोन रिंग हुआ। मुझे लगा ये काफी जरूरी होगा, लेकिन इतने में फोन कट चुका था। जब तक मैं बाहर आया तीसरी बार फोन रिंग कर रहा था, इसीलिए मैं भागा भागा फोन उठाने के लिए गया। तीसरी बार फोन रिंग करना मतलब किसी को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है और इसके लिए हमेशा मैं तैयार रहा करता था। जैसे ही मैंने फोन उठाया, सामने से पुलिस वाला नहीं था, कोई जान पहचान वाला था। अनामिका,
जिसे मैं मुंह बोली बहन कह सकता हूं। हम दोनों इकट्ठा स्कूल में पढ़ा करते थे और तभी से मैं उसे बहन मानता हूं। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। वो कह रही थी, भैया भैया आप यहाँ आ जाओ ना, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, आपको डराना नहीं चाहती थी, लेकिन अब हालात हाथ से बाहर निकल चुके हैं। अपनी बहन की लड़खड़ाती हुई आवाज सुनकर मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने कहा, क्या हुआ अनामिका, इतनी ज्यादा डरी हुई क्यों हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ऐसे डरो मत, क्या हुआ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनामिका ने कहा, हमारा बेटा पता नहीं कहां चला गया है। अनमोल रात को घर में ही था, उसके बाद सुबह के वक्त से मिल नहीं रहा है। पुलिस वाले भी बार बार घर आ रहे हैं, आसपास चेक किया जा रहा है, वो मिल नहीं रहा। 1 दिन हो चुका है, मुझे लगता है वो घर छोड़कर भाग गया है या किसी ने उसे उठा लिया है, किडनैप कर लिया है। पुलिस वाले कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे लगा था वो मिल जाएगा, लेकिन अब तुम्हें फोन करना ही पड़ रहा है। उसकी ये बात सुनकर मैंने उसे कहा, डरो मत, मैं अभी वहां पर आता हूं। अनामिका एक अलग शहर में रहती थी, यहां से 70 किलोमीटर दूर, लेकिन शाम के वक्त मैंने गाड़ी उठाई और लगभग 1 घंटे में मैं वहां पर पहुंच चुका था। सीधा उस घर में 2 पुलिस वाले वहां पर थे जो मुझे पहचानते थे। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, सर आप यहां पर? मैंने उन्हें बताया, अनामिका मेरी बहन है। अनामिका भागी भागी आई, मुझे गले से लगा लिया और उसका पति भी साथ में खड़ा। दोनों बहुत ज्यादा रो रहे थे। मैंने अनामिका को मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं आ गया हूं, डरने की कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे, कहीं गया नहीं होगा, मैं ढूंढ लूंगा, सबूत मैं खुद ब खुद पता लगा लूंगा। अनामिका को थोड़ा शांत किया। अब वो दोनों थोड़ा खुश थे कि मैं आ गया हूं। जिस केस को कोई सुलझा नहीं सकता मैं सुलझा देता हूं। उनके बेटे को भी मैं ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो कहीं पर भी गया हो। उन्हें मैंने एक अलग कमरे में जानने के लिए कह दिया। उसके बाद मैं पुलिस वालों से बात करने लगा, तो बताओ मुझे केस क्या है, बच्चा गया कहां? अनमोल की उम्र 9 साल है, वो घर में ही था रात के वक्त, लेकिन अनामिका ने उसे अलग कमरे में सुलाकर खुद दरवाजा बंद किया था। सुबह तक कोई आवाज नहीं आई थी। अमूमन वो उठता है, बाथरूम जाता है। वो कमरे के साथ अटैच बाथरूम था। वहां एक छोटी सी खिड़की लगी हुई थी। अब इतनी छोटी खिड़की थी कि कोई बाहर नहीं जा सकता, उससे निकल नहीं सकता, ना ही कोई 9 साल का बच्चा। अब वो दरवाजा बंद था, बाथरूम की खिड़की खुली थी। बच्चा घर में मौजूद नहीं। अनमोल कहां गया किसी को नहीं पता। सुबह माँ बाप ढूंढने लगे कि बच्चा कहां चला गया। घर में ढूंढा गया। कुल 5 कमरे हैं, हर कमरे में चेक किया गया। दरवाजा अंदर से बंद था, यानी घर से कोई बाहर नहीं गया, लेकिन हो सकता है किसी तरफ से वो निकल कर चला गया हो, क्योंकि कई बार जब वो बहुत गुस्सा होता था तो कहता था मैं घर छोड़ दूंगा। इसीलिए परिवार वालों को लगा कि वो कोई खिड़की तोड़कर भाग गया होगा, कोई खिड़की खोलकर भाग गया होगा, या किसी तरीके से घर से बाहर निकला और कहीं ना कहीं चला गया होगा। मैंने पुलिस वालों से पूछा तो सीसीटीवी कैमरे चेक करो, आसपास के इलाके में पूछो, जितने दोस्त हैं रिश्तेदार हैं सबसे बात करो। पुलिस वाले ये काम पहले से कर चुके थे। मैं रिश्तेदारों से 2 घंटे में मिल चुका था, फोन पर सबसे बात कर चुका था। अगर किसी को कुछ भी पता लगता है सबसे पहले मुझे फोन करना है। सभी मुझे जानते ही थे। उसके बाद आस पड़ोस में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन सब की फुटेज मैं चेक करने लगा और खुद चेक करना चाहता था। पुलिस वालों को मैंने कह दिया था कि आसपास के 30 किलोमीटर की हर एक जगह पर आप होने चाहिए। देखो, पूछो जितने बच्चे वहां पर हैं, क्या किसी और के साथ ऐसा कुछ हुआ है? यहां से कोई बच्चा क्या पहले भी किडनैप किया गया है? ऐसा कुछ हो सकता है। पुलिस वाले ये काम पर लगे हुए, मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करने में लगा हुआ था। ध्यान से देख रहा था। 7 बजे तीनों घर की तरफ आ रहे थे, एक पब्लिक पार्क से। अनमोल के हाथ में एक फुटबॉल था। जैसे ही वो घर के पास से गुजर रहा, एक और बड़ा बच्चा जो उससे बातें करने लगा। ज्यादा बड़ा नहीं था, कोई 10 से 11 साल का होगा। दोनों बच्चे थोड़ा झगड़ने लगे थे। वो फुटबॉल चाहता था, अनमोल उसे फुटबॉल देना नहीं चाहता था। बस इतना झगड़ा हुआ उस शाम
उसके बाद वो वापस आ गया था। उसके बाद की फुटेज मैंने चेक की, कोई उस घर से बाहर नहीं निकला, कोई उस घर के अंदर नहीं गया। लेकिन उस घर के आसपास जो सीसीटीवी कैमरा थे वो 20 से 40 फुट की दूरी पर थे, और ऐसा नहीं कि उसमें पूरा का पूरा घर साफ नजर आता हो। कहीं ना कहीं से छिपकर कोई ना कोई घरों की दीवारों को फांद कर जरूर आ सकता है, भले ही माना गली से कोई नहीं आया था। लेकिन घर के अंदर हर जगह मैं चेक कर रहा, घर से बाहर वो निकला कैसे होगा। बाथरूम की ये खिड़की खुली है, बाथटब में पानी भरा हुआ था। मैंने परिवार वालों से पूछा, अनामिका ये बताओ बाथटब में पानी क्यों भरा है? अब इसमें सोप भी है, क्या वो नहाने के लिए उठा था? अनामिका ने कहा, कई बार रात को जब उसे ज़्यादा गर्मी लगती थी वो बाथटब में बैठ जाया करता था, उसके बाद 1 घंटा या आधा घंटा नहाता रहता, फिर बाहर आता, हमें नहीं बताता था। लेकिन ये पानी शायद उसने इसीलिए भरा हो। पानी तो भरा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका इस्तेमाल हुआ हो, क्योंकि बिना पानी को बाहर निकाले अनमोल कहाँ गया? खिड़की से 9 साल का बच्चा बाहर निकल ही नहीं सकता था। मैंने एक 9 साल के बच्चे को वहां पर बुलवाया और उसे कहा, इस खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करो, जैसे भी कर सकते हो करो। उस बच्चे ने उस खिड़की से बाहर निकलने की जितनी कोशिश की वो निकल नहीं पाया। खिड़की बहुत ज्यादा छोटी थी। फिर मैंने बाकी खिड़कियों को चेक किया, हर एक खिड़की पर जंगले लगे हुए। अब उन जंगलों को उखाड़े बिना कोई घर के अंदर खिड़की के रास्ते आ नहीं सकता, बाहर जा नहीं सकता। छत से बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, क्योंकि ऊपर वाले उस दरवाजे पर तो ताला लगाया गया था, जिसे खोला ही नहीं गया था, तो ऊपर तो अनमोल गया नहीं होगा। अब अनामिका ने यह भी बताया कि जो मेन डोर था ना वो अंदर से बंद था। जब वो सुबह उठे मेन डोर अंदर से बंद था, यानी घर के अंदर से कोई बाहर नहीं गया होगा। घर के अंदर से वो गायब कैसे हो गया, कहां चला गया? इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए था। इसीलिए शाम होते होते मैं खुद मायूस होने लगा। एक एक सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहा। उस बच्चे से मैंने बदसलूकी की जो फुटबॉल के लिए अनमोल से लड़ रहा था। काम में ऐसी गलती मैं कभी नहीं करता। एक 11 साल का बच्चा क्या ही कर लेगा? बच्चों में ऐसे झगड़े तो होते हैं, फुटबॉल को लेकर, क्रिकेट बैट को लेकर। और उस बच्चे ने बताया कि उसने मेरा फुटबॉल एक बार झाड़ियों में फेंक दिया था। आज मुझे लगा था कि मैं उसका फुटबॉल छीनकर झाड़ियों में फेंक दूंगा ताकि बाद में वो उठाकर लेकर आए। ऐसे झगड़ा हुआ था। मुझे खुद की गलती महसूस हुई। मैंने उस बच्चे को ज्यादा डांट दिया। फिर मैं उस घर में वापिस आ चुका था। अनामिका का कहना था, भैया कैसे भी करके अनमोल को वापस ले आओ ना, 2 दिन हो चुके हैं, हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। यह बात सुनकर मुझे बड़ी मायूसी हुई। मेरे हाथ एक भी सबूत नहीं लगा था, लेकिन मैंने अनामिका को कह दिया, इस घर में अब अकेला मैं रहूंगा। मैं देखूंगा आखिर इस घर से बाहर निकला कैसे जा सकता है और क्या कोई यहां आ सकता है। यह घर लगभग 30 साल पुराना था। उन्होंने इसकी रेनोवेशन करवाई थी, बड़ा अच्छा बनाया था। लगभग 10 महीने पहले उन्होंने इस घर को खरीदा था। अब उन्होंने रहना शुरू किया था लगभग 4 महीने पहले। तब से अब तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। तो हो सकता है इस घर में कहीं ना कहीं छिपने की कोई जगह हो, कहीं निकलने की कोई जगह हो। ऐसे पुराने घरों में कुछ ऐसा हो सकता है। बच्चा कहीं पर छिपा हो, बेहोश हो गया हो, बस उसके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। अनामिका और उसके पति को घर से जाने के लिए मैंने कह दिया। वो अलग घर में जा चुके थे पुराने वाले। शाम का वक्त था, घर में मैं अकेला। हर एक कमरे में मैं खड़ा हो गया, सोचने लगा कि अगर मैं बच्चा हूं तो यहां कहां मैं घुस सकता हूं, छिप सकता हूं। अलमारी, बेड के नीचे, हर जगह अच्छे से तलाशी ली जा चुकी थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। रात के 9 बजे का वक्त हो चुका था। मुझे लगा मैं अनमोल को ढूंढ नहीं पाऊंगा। आंसू आंखों में भरते जा रहे, लेकिन खुद को मैं संभाल रहा। अगर मैं टूट गया अपनी बहन को क्या समझाऊंगा? नहीं नहीं, मरते दम तक कोशिश करता रहूंगा। इस घर को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक अपने भांजे को ढूंढ नहीं लेता।
रात के वक्त मुझे लगा था मुझे अनमोल के कमरे में ही रुकना चाहिए, समझना चाहिए आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ होगा। कोई बाहर से आने वाली आवाज़, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता। मैं उसी बेड पर बैठा हुआ था। वक्त होगा 9 बजे का। सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी। मुझे लगा ये क्या, लाइट में कोई खराबी आ गई है, लेकिन घर की सारी लाइट्स फ्लिकर कर रही थी। एक लाइट नहीं कर रही थी। बाथरूम का दरवाज़ा खुला था। मैंने बाहर जाकर देखा, हर एक बल्ब फ्लिकर कर रहा, लेकिन बाथरूम वाला वो जो बल्ब था ना, वो फ्लिकर नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर बिजली कहीं और से आती हो। कुछ समय बाद लाइट फ्लिकर करना बंद कर गई। मुझे गड़बड़ का एहसास तब भी नहीं हुआ था, लेकिन अचानक एक आवाज़ ने मुझे भौंचक्का सा कर दिया था। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मुझे ये आवाज़ सुनी जब मैं करवट लेकर एक तरफ लेटा हुआ। नींद नहीं आई थी मुझे, लेकिन मैं हड़बड़ा कर उठा। ये आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे अनमोल की हो। 1 साल हो चुका है, मैं अनमोल से अब तक मिला नहीं था, लेकिन 1 साल में उसकी आवाज़ कितनी ही बदल जाएगी। ये आवाज़ उसी की लग रही। ऐसा लगा जैसे वो आस पास ही हो। मैं जल्दी से घर में इधर उधर आवाज़ें लगाने लगा, अनमोल कहाँ हो, अनमोल। लेकिन दोबारा मुझे जवाब नहीं मिला। वो आवाज़ दोबारा सुनाई नहीं दी। मैं निराश हो गया, दोबारा बेडरूम में आ गया। कुछ समय बाद फिर से वो आवाज़ आई। जब दोबारा वो आवाज़ आई, मुझे लगा ये मेरा भ्रम नहीं है, अनमोल यहीं पर है, वो घर में ही है। छुपा हुआ है या फंसा हुआ है, कहाँ हो सकता है। फिर क्या था, अलमारी हो या बेड, मैं हर चीज़ को खिसकाने लगा था। देखना चाहता था कहीं पर कोई चिमनी हो, ऐसी किसी जगह पर वो छिप गया हो, क्योंकि वो जगह ऐसी होगी जहाँ से आवाज़ साफ निकलती नहीं होगी। तभी तो रात के वक्त जब पूरी तरह से सन्नाटा हो गया तो हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। अगर शांति ना होती तो ये आवाज़ सुनाई ना देती। लेकिन चेक करने के बाद, 1 घंटा लगाने के बाद भी मुझे वो आवाज़ दोबारा सुनाई नहीं दी, जिसके बाद दोबारा मैं बेडरूम में आ गया। यहाँ पर आई थी आवाज़, ऐसा क्यों लग रहा है कि अनमोल आसपास ही है। फिर से जब आवाज़ आई तब तो ये पक्का हो गया, ये आवाज़ अनमोल की ही है। वो मदद मांग रहा है। कहाँ है वो? मैंने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, लेकिन दोबारा मुझे जवाब नहीं मिला। हल्के में ही आवाज़ आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इतना था, आवाज़ बेडरूम में आ रही है। फिर क्या, बेडरूम में चेक किया मैंने। फिर मैं बाथरूम में गया। बाथरूम में टप टप की आवाज़ आने लगी जब मैंने पैर रखा। उससे पहले वो आवाज़ नहीं आ रही थी, जैसे किसी ने नल को थोड़ा खुला छोड़ दिया हो कि पानी की बूंदें टपकने लगी हों। बाथरूम से मैंने पैर बाहर रखा। टप टप की वो आवाज़ें पूरी तरह से बंद हो गई। फिर से मैंने बाथरूम में पैर रखा। फिर से नल से टप टप की आवाज़ आने लगी। हैरान करने वाली बात थी ये कि जब मैं बाथरूम में पैर रखता हूँ तो टप टप की आवाज़ आने लगती है, लेकिन कमरे में वो आवाज़ नहीं आती। मैंने उस नल को अच्छे से दबाया ताकि टप टप की आवाज़ ना आए, लेकिन उस नल में थोड़ी खराबी थी, थोड़ा थोड़ा पानी उससे निकलता था। मैंने कमरे में जाकर उस नल को सीधा देखा, पानी बंद हो चुका था। लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा लग रहा है कोई रहस्यमय ताकत है यहाँ पर, या कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं। फिर से मैं उस नल के पास आया, पानी को खुला छोड़ दिया। ज़्यादा पानी निकल रहा था, सिर्फ बूंदें नहीं थी, नल से तेज़ी से पानी निकल रहा। जैसे ही मैं बेडरूम में गया, ये आंखों का भ्रम था या सच? पानी नीचे बहा, बहुत ज़्यादा पानी हो गया, लेकिन अचानक पानी उल्टा चलने लगा। नीचे से पानी ऊपर की तरफ उठने लगा था। नीचे जितना पानी था वो खाली हो गया। ड्रेन पाइप में नहीं गया था वो पानी, ऊपर नल में चढ़ गया था। जैसे ही दोबारा मैं नल के पास आया, पानी साधारण तरीके से बह रहा। मैं बेडरूम में आया। अब कुछ भी एबनॉर्मल नज़र नहीं आया, लेकिन कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा था जैसे किसी जादुई शक्ति ने पानी को उल्टा कर दिया हो। लेकिन कैसे?
उसके बाद मैंने नल को बंद कर दिया। टप टप की आवाज़ दोबारा आई ही नहीं, ना बेडरूम में, ना यहाँ से, ना मुझे अनमोल की आवाज़ सुनाई दे रही। लेकिन मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा चढ़ रहा था। क्या है, कैसे, मेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा। मैं अपने भांजे को बचाना चाहता था और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता था। फिर कुछ समय तक मैं बेड पर लेटा रहा। दोबारा हल्की हल्की आवाज़ आई। मैंने उस आवाज़ का पीछा किया। वो आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। मैं नल के करीब गया। मुझे नल से आवाज़ सुनाई दी। ये अनमोल की आवाज़ थी। एक बार आई, मेरी मदद करो। मैंने नल में बोला, अनमोल क्या तुम यहां पर हो? अनमोल। मुझे फिर से जवाब मिला, हाँ मैं यहां पर हूं पापा, मुझे बचा लो पापा। मैंने कहा, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं। लेकिन उसके बाद मुझे कोई जवाब नहीं मिला। नल से आवाज़ आई, इतना तो पक्का हो गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये पाइप किस तरफ जाती होगी? क्या वहां पर अनमोल फंसा हुआ है? एक बार दिमाग में यही ख्याल आया। इसके बाद क्या था, मेरा दिमाग घूमने लगा। मुझे इतना तो पक्का था, अनमोल यहां से बाहर नहीं भागा है। हो सकता है यहीं कहीं पर है। मुझे शक था कि यहां पर कोई चिमनी होगी या ऐसी कोई जगह होगी जो पुराने घरों में होती है। गलती से वो वहां पर फंस चुका है। कोई दरवाज़ा होगा जो वो बंद कर चुका है। लेकिन मैं पूरे घर को तोड़ नहीं सकता था। मुझे अच्छे से चेक करना था। नल से बात करने की कोशिश कर रहा। मुझे लग रहा था नल से जो आवाज़ आ रही है वो अनमोल की है। नल से हल्की हल्की आवाज़ आई, लेकिन काफ़ी कम बार आई और उसके बाद आवाज़ आना बंद हो गई। मैं उस आवाज़ को दोबारा सुनना चाहता था, लेकिन दोबारा मुझे वो आवाज़ सुनाई नहीं दी। पूरी रात जागा था मैं। हर एक बाथरूम में गया, वहाँ सुनने की कोशिश की। अलग अलग बाथरूम से थोड़ी थोड़ी आवाज़ ज़रूर आई थी, लेकिन दोबारा मैं अनमोल से बात नहीं कर पा रहा था। मुझे बहुत गुस्सा। और अगले दिन सबसे पहले जब पुलिस वाले उस घर में आए थे, मुझसे कुछ जानना चाहते थे। मैंने उन्हें कहा, मुझे प्लम्बर चाहिए, प्लम्बर चाहिए। मुझे जानना है ये जो पाइप्स घर के अंदर हैं ये किस तरफ जाती हैं और किस तरफ से आती हैं। मुझे प्लम्बर चाहिए। पुलिस वाले हैरान थे, आखिर मैं प्लम्बर को क्यों बुला रहा हूँ? बच्चा गायब हुआ है, इसमें प्लम्बर का क्या काम? लेकिन मैं उन्हें क्या समझाता। जैसे जैसे केस मैंने सुलझाए थे, ये मुझे बिल्कुल वैसा लग रहा था, लेकिन उन सब से ज़्यादा रहस्यमय। प्लम्बर 1 घंटे में वहाँ पर पहुँच गया और वो जानना चाहता था कौन सी पाइप खराब है। और मैंने उससे कहा, मुझे ये जानना है घर में जितनी पाइप हैं वो किस तरफ जाती हैं। मुझे पूरी जानकारी चाहिए, पूरा मैप चाहिए। क्या कोई अंडरग्राउंड टनल है, नीचे कोई बेसमेंट है, कुछ ऐसा है, आसपास ये पाइप जाती हैं, कितने घर हैं, हर एक घर में चेक करो। मैंने पुलिस वालों को ये कहा था और प्लम्बर को भी पाइप किस दिशा में जाती हैं, कहाँ से आती हैं वो जानने के लिए कहा। प्लम्बर इस काम में लग चुका था। इसके बाद प्लम्बर को बस ये जानना था ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, आखिर ढूंढना क्या है। मैंने कहा, एक बच्चा शायद एक ऐसे कमरे में है जहाँ पर से ये पाइप निकलती हैं, वो इस पाइप के ज़रिए मुझसे बात कर सकता है। उन सब के सामने तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं उन्हें बताता तो क्या बताता, वो मुझे पागल समझने लगे थे। लेकिन मैं पागल नहीं था, सच में मुझे अनमोल की आवाज़ सुनाई दी थी। प्लम्बर ने पूरी कोशिश की। उसके बाद वो कहने लगा, देखिए बिना टाइलों को तोड़े मैं ये ढूंढ नहीं सकता। मैंने उसे आज़ादी दी। घर में कई पाइप थी जो उसने तोड़ी। उसके बाद टाइल तोड़कर उसने ढूंढ निकाला कि यहाँ पर साधारण पाइप हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये पाइप किसी खास जगह पर जाती हो। बाकी अंडरग्राउंड हो सकता है, यहाँ कोई बेसमेंट हो। मैंने अनामिका रूम के पति से पूछा, क्या यहाँ पर कोई बेसमेंट है, ऐसा कोई कमरा जो छिपा हुआ हो? उन्होंने साफ मना कर दिया, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब रेनोवेशन का काम शुरू हुआ था तो ऐसा तो कुछ मिला नहीं। और ज़मीन में उन्होंने खुदाई भी करवाई थी ताकि जो पिलर पड़े हुए हैं वो और भी अच्छे तरीके से यहाँ सेट किए जा सके। 2 पिलर मौजूद नहीं थे एक कमरे में, वो डाले गए थे, तो बेसमेंट होना असंभव है। मैंने उन्हें कहा कि मुझे अनमोल की आवाज़ सुनाई दी। अनामिका खुश हो गई थी। कहाँ पर है वो, कहाँ पर है, कहीं फंसा हुआ है? मैंने कहा, मैं पक्का नहीं कह सकता। मुझे एक नल से अनमोल की आवाज़ सुनाई दी और मुझे शक है ये जो पाइप जहाँ जाती है कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर अनमोल फंसा हुआ है। अनामिका ने कहा, तुम अगर ढूंढ सकते हो तो ढूंढो, समय बीता जा रहा है,
अगर वो भूखा प्यासा फंसा हुआ होगा तो बचेगा नहीं। मैं ये जानता था, इसीलिए वो प्लम्बर कोई खास काम करके नहीं गया। शाम तक मैं मायूस हो चुका था। उसके बाद क्या, उस प्लम्बर ने और लोगों को बता दिया कि इस घर में एक पागल है, बच्चा गायब हुआ है और वो पागल यहाँ दीवारों को तोड़वा रहा है, बाहर ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा। लेकिन बाहर पुलिस वाले लगे हुए थे, तलाशी हर तरफ से ली जा रही थी। जो भी शक्की इंसान थे उनसे बात वो कर रहे, बाद में मुझे फोन करते, मैं भी बात करता। लेकिन मुझे घर पर शक था, यहां पर है जो आवाज सुनाई दी है मुझे। शाम तक मुझे नहीं पता था उस प्लम्बर ने अपने कई साथियों को इस पागलपन के बारे में बताया होगा, लेकिन इससे मेरा फायदा हुआ। एक प्लम्बर खुद यहां पर आया था मेरी मदद करने के लिए, लेकिन उसकी उम्र 75 साल थी। घुटने में थोड़ी परेशानी थी, लेकिन वो मुझसे मिलना चाहता था। मैंने भी कहा, जी वो यहाँ पर पाइप ठीक नहीं कर सकता था, ये तो साफ था। उसकी उंगलियां थोड़ी टेढ़ी हो चुकी थी, शायद अर्थराइटिस के कारण। लेकिन उसने कहा, मेरे पास कुछ ऐसी जानकारी है जो आपके काम की है। मैंने उससे बात की और उसने बताना शुरू किया कि ये घर 30 साल पुराना है। जब ये घर बनाया गया था तो प्लम्बिंग का काम उसे दिया गया था, इसीलिए इस घर के बारे में उससे ज़्यादा कोई और नहीं जानता। ये घर ऊपर जितना है, नीचे भी उतनी खुदाई की गई थी। मैंने कहा, तो नीचे बेसमेंट है? उसने कहा, बेसमेंट नहीं है। मैं आपको कैसे समझाऊं? रुकिए, मैं ब्लूप्रिंट आपको दिखाता हूं जो मेरे पास आज भी मौजूद है, क्योंकि ये सबसे अजीब था जो मैंने देखा था। इस घर में रहने वाले जो लोग थे उन्हें बाकी जैसे पागल ही मानते थे। वो जादू टोने पर बहुत ज़्यादा यकीन करते थे और उनका मानना था कि वो एक घर के नीचे दूसरा घर बनाना चाहते थे, बिल्कुल ऐसे घर जैसा, लेकिन वो बेसमेंट में नहीं, एक अलग आयाम में बनाना चाहते थे। और उन्होंने कहा कि ऐसा किया गया है। तो यहाँ पर जितनी भी पाइप पड़ी थी वो नीचे एक खड्डा किया गया, उसमें डाली गई थी। खड्डे में ज़्यादातर पानी भरा रहता था। हमारे भी कई लोग बार बार उस खड्डे में गिर जाते थे, लेकिन उस परिवार का जो बच्चा था, जिसकी उम्र उस समय 9 साल थी, वो खड्डे में गिरा। तैरना उसे आता नहीं था, किसी को पता नहीं चला। डूबने के कारण उसकी मौत हुई थी। लेकिन उस परिवार को इसका सदमा नहीं लगा था। उन्होंने घर के काम को जारी रखा। फिर उस खड्डे को भरा गया। वो प्लम्बर कह रहा, यहाँ कोई बेसमेंट है ही नहीं, लेकिन उन्होंने इतना ब्लूप्रिंट में ज़रूर बताया हुआ था कि ये घर के नीचे अलग आयाम में एक और घर बनाया गया है। ये 2 घर हैं, आधा हिस्सा हमें नज़र आता है, आधा हिस्सा हमें नज़र नहीं आता। उसकी बातें सुनकर मेरा दिमाग घूमने लगा था। जिस चीज़ पर मुझे पहले से शक था, उसने थोड़ा तो यकीन दिलवा ही दिया। फिर वो प्लम्बर जा चुका था और उस रात मैं अच्छे से तलाशी लेना चाहता था। बाथरूम में कुर्सी लगाकर बैठ चुका था, आवाज़ें सुनना चाहता था। लेकिन अचानक किचन से आवाज़ आने लगी। किचन सिंक में शुरू में बूंदें टपकने की आवाज़ हुई, तो मैं भागा सिंक की तरफ ताकि वहाँ से कोई आवाज़ तो सुनाई देगी। लेकिन फिर मैंने देखा काले रंग का पानी सिंक भर चुका था। वो पानी नीचे गिरने लगा था, पानी ही पानी, किचन में पानी ही पानी। जैसे ही मैं किचन से बाहर निकला, मेरा पैर किचन से बाहर पड़ा था। जितना किचन में काले रंग का पानी था वो गायब हो गया। किचन सिंक से टप टप की आवाज़ बंद हो चुकी थी। ये आंखों का भ्रम नहीं था, एक ऐसा माया जाल था। एक ऐसी ताकत मुझे नजर आई जो मेरी समझ से बाहर थी, और मुझे लगा इस रहस्य को सुलझाने के लिए मुझे भी कोई जादुई तरीके का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन इस शहर में जानने पहचानने वाला कोई नहीं था, और जितने लोग जानते पहचानते थे जो ऐसा काम कर सकते थे, इस समय भारत में मौजूद नहीं थे। एक बड़ा काम करने के लिए यहाँ से वो बाहर गए हुए। इसीलिए मैं सोच में पड़ा हुआ, यह काम तो मुझे अकेले को करना होगा, लेकिन कैसे करूं? तभी बाथरूम से आवाज़ें आने लगी, लेकिन ये अनमोल वाले उस कमरे का बाथरूम नहीं था, दूसरे कमरे का बाथरूम, जिससे आवाज़ें आ रही, पापा मुझे बचा लो, वो मुझे ढूंढ रहा है।
पापा मुझे बचा लो, वो मुझे ढूंढ रहा है। जोर जोर से आवाजें आई थी और जब मैं भागकर बाथरूम में पहुंचा, मैंने सवाल किया तो मुझे जवाब नहीं मिला। एक तो ये जो आवाजें आ रही थी रुक रुक कर आती, कभी आती कभी नहीं, कभी किसी बाथरूम से कभी किसी बाथरूम से, लेकिन हर बार नल से आवाज आती या शावर से, यानी कि वाटर पाइप से आवाजें आ रही थी। तो कोई ना कोई रिश्ता इससे जुड़ा हुआ है। और जैसा उस प्लम्बर ने बताया है, क्या सच में इस घर के नीचे एक और घर बनाया गया है? बेसमेंट नहीं, अलग आयाम में। रात का वक्त था, मुझे कुछ ना कुछ करना था। तो मेरे दिमाग में आया, किसी ऐसे को फोन पर बताता हूं, शायद फोन पर कोई मेरी मदद कर दे। यहां पर तो रात हो रही है, कोई विदेश में मेरा साथी मेरी मदद कर दे तो मैं इस केस में आगे बढ़ पाऊं। और सबसे पहले दिमाग में एक ही नाम आया, हेनरी। लंदन में घड़ियों की दुकान चलाने वाले हेनरी, जिनका असल काम गोस्ट हंटर्स का है, भूतों को पकड़ना, और ऐसी किंवदंतियों के बारे में सबसे ज़्यादा उन्हें ही पता होता है। मैंने मिस्टर हेनरी को आधी रात को फ़ोन लगाया था और उन्होंने मुझसे लगभग आधा घंटा मांगा। फिर कहा, इसके बारे में मैं ढूंढता हूँ, मेरे पास किताबें हैं, उनमें से ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जगदीश एक खास काम के लिए कहीं गया हुआ था, जो कि हेनरी का साथी है, लेकिन हेनरी ने पूरे आधे घंटे में मुझे फ़ोन लगाया और कहा, हाँ, ऐसा पानी वाला काला जादू होता है जिसमें कई लोग अपने घर की रेप्लिका बनाते हैं। मान लो कि कोई घर है, अब उन्हें डर है कि उस घर को नुकसान पहुंच सकता है, तो बचने के लिए एक अंडरग्राउंड, मान लो कि तहखाना ही बनाया जाए तो वहां छिपा जा सकता है। अब जो काले जादू का इस्तेमाल करते हैं वो रेप्लिका बनाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही घर, नीचे लेकिन अलग आयाम में। मुझे यह घटना बिल्कुल एक समान लग रही। फिर हेनरी ने बताया, उसके लिए पानी का काला जादू करना पड़ता है। कहते हैं पानी में दूसरे आयाम में जाने का रास्ता बन जाता है और पानी के जरिए उस आयाम में जाया जा सकता है। एक खास काले जादू की विधि है जो तब इस्तेमाल में की जाती है जब पूरा चांद निकला हुआ हो। पानी के अंदर आईने रखकर एक खास विधि से उस जगह पर जाया जा सकता है। अगर वहाँ पर सच में एक रेप्लिका अलग आयाम में इस घर की बनाई गई है, तुम उस रास्ते से उस जगह जा सकते हो। अगर कोई बच्चा गायब हुआ है, पक्का वो उस जगह पर होगा। मैंने हेनरी को कहा, तो इसके बारे में मुझे सबसे पहले पता लगाना होगा। ये कुछ दिन पहले हुआ था, मैं चेक करता हूं। हेनरी का फोन काटा और सबसे पहले मैं बाथरूम में गया। पानी वैसा का वैसा ही था। अब वो बाथटब में जो पानी था ना, उसे निकाला नहीं गया था। मैं वैसे के वैसे हालात बनाए रखना चाहता था। पानी थोड़ा गंदा हो चुका था। हाथ बीच में डाला मैंने, बीच में आईना रखा हुआ था। जैसा कि हेनरी ने बताया, आईना, पानी और खास विधि जिससे दूसरे आयाम का रास्ता खुलता है। इस घर का प्रतिबिंब जो नीचे बना है अलग दुनिया में। मुझे लगने लगा था ये बिल्कुल सच है। और उस दिन सच में पूरा चांद निकला था। दोबारा जब पूरा चांद निकलेगा, फिर से उस दुनिया में जाने का रास्ता खोला जा सकता है। और वो दिन जल्द ही आने वाला था, लेकिन उसमें थोड़ा समय था। अनमोल के साथ कुछ हो ना जाए, इसीलिए दोबारा मैंने हेनरी को फ़ोन लगाया। हेनरी, ढूंढो, पूरा चांद आने में बहुत समय है, तब तक बच्चे को कुछ हो सकता है, कोई और रास्ता। हेनरी ने 5 मिनट मांगे और 5 मिनट में मुझे बताया, मुझे एक खास सफ़ेद संगमरमर का पत्थर पानी में रखना होगा जो चांद का प्रतिबिंब बनेगा। इससे काम बन सकता है। मैंने ऐसा किया, लेकिन हेनरी ने इतना भी कहा था, ये विधि अपनाने से पहले मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना। मुझे लगता है इसके बारे में और भी जानना होगा। मैंने वो पन्ने नहीं पढ़े हैं, उस पर रिसर्च नहीं की है। 1 मिनट, वो काम करता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन मेरे पास समय नहीं था। पानी भरा हुआ था। मैंने संगमरमर का पत्थर वहाँ पर रखा। वक्त आधी रात का था। मैंने उस आईने को आगे किया जिसमें मेरा चेहरा नज़र आ रहा था, और वो विधि, मैंने उन खास शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मैं वो शब्द बोलता जा रहा था।
उन शब्दों को बोलते बोलते मुझे महसूस हो रहा अपने आप पानी में झाग बनने लगी है। ऐसा लग रहा था जैसे अपने आप नीचे से बुलबुले उठना शुरू हो गए हों। तापमान कम होने लगा था। मुझे ठंड महसूस हो रही। बाथ टब के एक तरफ मैंने फोन रखा हुआ। जैसे ही मेरी विधि खत्म हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन हेनरी का फोन आया था। मैंने फोन उठाया और हेनरी की बात मुझे सुनाई दी। रुको रुको, वो विधि का इस्तेमाल मत करना, वो विधि का इस्तेमाल मत करना। वहां उस प्रतिबिंब वाली दुनिया में एक ऐसी काली शक्ति को कैद किया जाता है जो प्रतिबिंब बनाती है। उसे कहा जाता है पानी घोर। वहां सब कुछ उल्टा होता है। तुम चले जाओगे, बाहर निकलने का तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। वो रास्ता बड़ा मुश्किल है, मैं तुम्हें बताता हूं। हेनरी ने जब इतना कहा था, इतने में मैं उस आईने में खींचने लगा। पानी के बीच चला गया। सांस लेने में परेशानी हुई। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैं उसी बाथटब से छलांग लगाकर बाहर निकला था। आसपास फोन नहीं था। ये बाथरूम भी पुराना हो चुका था। दीवारों पर काई आई हुई थी। बहुत पुराना बाथरूम लग रहा, बड़ा गंदा लग रहा, काले काले निशान बने हुए। जब मैं बेडरूम में गया, बेडरूम भी बड़ा पुराना, मिट्टी से सना हुआ। पैरों के निशान छत पर थे। जैसे ही नजर घड़ी पर पड़ी, घड़ी उल्टी चल रही थी। मैंने छत पर हल्का हल्का तैरता हुआ पानी देखा, जैसे गुरुत्वाकर्षण उल्टा हो गया हो। ऊपर था पानी, ऊपर। अब मुझे यह साफ हो गया, मैं इस समय उस घर के प्रतिबिंब में हूं, यानी कि उस घर के नीचे वाला हूबहू वैसा ही घर जो उस परिवार ने बनाया था। और हेनरी ने जैसा कहा, पानी घोर, एक ऐसी काली ताकत जो इस प्रतिबिंब को बनाती है, फिर इस पर राज भी करती है। उसकी बात माननी पड़ती है। घबराया हुआ था मैं, इसीलिए मैंने पैरों के निशान देखे। जो पैरों के निशान मैं पहले से देख चुका था, उस पर गौर किया ही नहीं था, लेकिन अब ध्यान दिया, ये बच्चे के पैरों के निशान लग रहे। बिल्कुल अनमोल की उम्र का कोई बच्चा रहा होगा, अनमोल हो सकता है। मैं पैरों के निशानों का पीछा करने लगा। छप छप की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा जैसे कोई गीले कपड़े जमीन पर मार रहा हो। मैंने हल्का सा बाहर निकलकर देखा। मुझे एक अजीब सा जीव नजर आया। 4 पैर थे उसके, बिल्कुल एक मकड़ी के समान। ऊपर 2 हाथ। उसका जो सर था ना, काले रंग का, जिसमें सिर्फ 2 आंखें थीं। कोई नाक नहीं, ना कोई मुंह। शरीर पानी से पूरी तरह से भीगा हुआ और बुलबुले उसके शरीर से निकल रहे थे, काले रंग के वो बुलबुले। उसकी एक पूंछ भी थी, बिल्कुल बिच्छू के समान पूंछ। छप छप करता हुआ वो इस घर में घूम रहा। मैं दरवाजे के पीछे छिप गया। सांस रुक चुकी थी। पानी घोर, पानी घोर। मैं उसके सामने आना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके बारे में पूरी तरह से मुझे पता तक नहीं था। इसीलिए घबराया हुआ बस मैं इंतजार करना चाहता था। जब मुझे मौका मिलेगा, मैं अनमोल के पास पहुंच जाऊंगा, लेकिन उसे बचाऊंगा कैसे, इसके बारे में मुझे पता नहीं था। मुझे बिच्छुओं से बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे मकड़ी से भी काफी डर लगता है। ये उनका मिश्रण लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो उस दरवाजे के आगे से निकला, मुझे लगा अलग अलग कमरे में देखना होगा, इस घर से बाहर भी देखना होगा। जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, बाहर पानी ही पानी था, काले रंग का पानी। कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर खिड़की खोलो तो पानी अंदर आने लग रहा था। इसीलिए खिड़कियां बंद कर दी मैंने। उसके बाद आगे वाले कमरे में मैं गया था। छप छप की आवाज बड़ी तेज आई। ऐसा लगा कोई भागता हुआ इसी तरफ आ रहा है। मैंने दरवाजा बंद कर दिया घबराकर, लेकिन फिर वो दरवाजे को तोड़ने लगा था। बड़ा ताकतवर, बड़ा ताकतवर। जैसे ही उसने दरवाजे को तोड़ दिया, मेरे सामने था। बिच्छू वाली पूंछ ऊपर की तरफ करके मुझे वो कहने लगा था, तेरा डर मेरा खाना है। बोल, डरना चाहता है या नहीं? मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आई।
मुंह नहीं था उसका, पूंछ से बोला था वो। टक टक टक, बिच्छू वाली वो पूंछ ऐसे आवाज कर रही। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी टांग से मुझे पकड़ लिया। उसका आकार ऐसा लग रहा था बड़ा हो रहा है, वो इस कमरे के बराबर हो गया था। पकड़ा उसने मुझे, दीवार पर चिपका दिया। पूंछ से उसके गोंद निकल रही थी, जिससे उसने मुझे दीवार से चिपका दिया था। फिर कहने लगा, अब तू हमेशा के लिए यहाँ पर रहेगा। जो यहाँ पर आता है वो दोबारा जा नहीं पाता है। दीवार से उतर जाएगा तू, लेकिन कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। अगर कमरे से बाहर निकला मैं तुझे मार डालूंगा। जिंदा रहना है तो कमरे में रहना, खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, लेकिन तुझे यहीं पर रहना होगा। गलती की सजा भयानक मिलेगी, बहुत भयानक मिलेगी। मैं सहम गया था, लेकिन सच में वो गोंद जिससे मैं दीवार पर चिपका हुआ, धीरे धीरे वो गोंद थोड़ी ढीली हुई थी। उतर पाया था मैं। फिर दरवाजे के पास गया। छप छप की वो तेज आवाज आई, दरवाजे पर धम की आवाज। और फिर उसने कहा, दरवाजे से बाहर मत निकलना। अगर तुमने दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की तो तुम्हारी टांगें सबसे पहले काटूंगा। ये कहकर छप छप करता हुआ वो आगे गलियारे की तरफ चला गया। मेरी सांसें रुक चुकी थी। अब मैं क्या करूं? ये तो बड़ा ताकतवर है। उसका आकार पहले से बड़ा हो गया है जब वो पहले नजर आया था। अब इसे रोकने का कोई तरीका भी नहीं पता। अचानक मुझे रोने की आवाज सुनाई दी, बहुत ज्यादा रोने की आवाज। और मैंने देखा वो जो दीवार थी ना, उसके एक तरफ नल लगा हुआ, बेड के पास लगा हुआ वो नल। मैं उस नल के पास गया, आवाज वहां से आ रही। नल को खोला तो उससे पानी नहीं निकला, लेकिन आवाज साफ सुनाई देने लगी। मैंने कहा, कौन हो तुम? सामने से आवाज आई। पहले सिर्फ रोने की आवाज थी, अब शब्द सुनाई दिए। ये अनमोल की आवाज थी। मैं अनमोल। मैंने अपने बारे में बताया, मैं डिटेक्टिव, तुम्हारा मामा। वो बहुत रो रहा और कह रहा, आप भी यहां फंस गए, अब आप भी निकल नहीं पाएंगे। मैंने उससे पूछा, तुमने ये गलती क्यों की? तुमने बाथटब में आईना क्यों रखा था? माना आईना रखा, लेकिन उन खास काले जादू के शब्दों का इस्तेमाल तुमने कैसे किया? तब अनमोल ने बताया, उसे चिमनी के अंदर चिपकाई गई एक किताब मिली थी। उस किताब में बताया गया था कि इस घर जैसा एक और घर नीचे है। वो तहखाना नहीं है, अलग जगह है। उसमें जाने का ये रास्ता। तो मुझे लगा ये तरीका अपनाना चाहिए। मैंने वो तरीका अपनाया, फिर मैं यहाँ आ गया। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं, घर से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, और वापस जाने का कोई तरीका नहीं है। मैंने तब मायूसी उसकी बातों में महसूस की। वैसी मायूसी मेरी बातों में भी थी। मैं भी फंसा हुआ था। निकलना मैं भी चाहता था, लेकिन निकलता तो निकलता कैसे? इसीलिए मुझे लगा किसी नए तरीके का इस्तेमाल करना होगा। क्या बाहर जाने पर वो सज़ा देता है? तब अनमोल ने कहा, बाहर निकलो तो वो पकड़ता है, मारता है। मेरे शरीर पर भी निशान है, लेकिन वो कहता है कमरे के अंदर रहोगे तो वो मौत के घाट नहीं उतारेगा। वो खाना देता है, मनपसंद खाना मिलता है, पानी मिलता है, लेकिन कमरे से बाहर नहीं जा सकते। मैं बार बार पिटना नहीं चाहता था, बहुत दर्द होता है, वो ताकतवर है। मैं मायूस हो गया था। मुझे लगा सच में एक ऐसी जगह पर हम फंस गए हैं जहां से निकलने का रास्ता नहीं। फिर मैंने पूछा, तुम्हें वो अपनी पूंछ से मारता है? उसने कहा, पूंछ? उसके कोई पूंछ नहीं है। मैंने कहा, वो मकड़ी जैसा लगता है ना, पीछे उसके बिच्छू जैसी पूंछ भी है, आंखें हैं सिर्फ उसके, आंखें। तब अनमोल ने बताया, वो ऐसा नहीं लगता, वो एक शेर की तरह है, सफेद रंग का शेर जिसका मुंह भालू की तरह है। मुझे शेर से डर लगता है ना, और एक बार जब हम सफारी पर गए थे तो भालू पीछे पड़ गया था। मुझे भालू से डर लगता है। वो वैसा दिखता है जैसे दोनों का मिश्रण। वो मारता है पंजे से। मैं हैरान था, क्या
दो हैं यहाँ पर या कई और हैं? उसने कहा नहीं, सिर्फ एक ही है। बाहर चलने की आवाज आ रही थी। आपको भी बड़ी अजीब सी आवाज में कह रहा था ना, बाहर मत निकलना। मुझे लगा किसी और को कैद कर लिया। मुझे वो एक बिच्छू और मकड़ी जैसा लगता है। अनमोल को वो एक शेर और भालू जैसा लगता है। एक ही जीव के दो आकार कैसे? हम दोनों को अलग अलग क्यों नजर आते हैं? फिर मैंने अनमोल से पूछा, तुमने वो किताब पढ़ी थी? क्या पूरी पढ़ी थी? अनमोल ने कहा, हाँ, मैंने पूरी पढ़ी थी। मैंने कहा, तो बाहर निकलने का रास्ता क्या तुम्हें पता है? अनमोल ने कहा, हाँ, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाहर जाना होगा और बाहर वो निकलने नहीं देता। मैंने अनमोल से पूछा, कैसे? अनमोल ने कहा, एक गलियारे में बाथ टब ऊपर की तरफ टंगा हुआ है। अब पानी ऊपर भरता है ना, नीचे नहीं। यहां गुरुत्वाकर्षण उल्टा है। उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें लेटना है। आईना भी उसमें मौजूद है। हमें वही शब्द दोबारा बोलने होंगे, फिर वो रास्ता खुलता है, हम वापस चले जाएंगे। लेकिन वो सूंघ सकता है, आवाज सुन सकता है। वो सोता नहीं, घूमता रहता है। दरवाजे को छुओ तो उसे पता लग जाता है। हम कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। हम कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। तरीका तो पता लग गया था, लेकिन उसे अपनाना बहुत मुश्किल था। कैसे? अगर हम बाहर निकलेंगे तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाकर बाथटब में बैठेंगे कैसे? बाथटब तो छत पर लटका हुआ है, उल्टा। पानी भी ऊपर की तरफ भरा हुआ है। ये काम हम कैसे करेंगे? तरीका समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तरीका यही था। मैं बहुत समय सोचता रहा, क्योंकि मैंने वो किताब नहीं पढ़ी थी। इसीलिए मैंने वो सवाल अनमोल से पूछा, अनमोल, तुम्हें क्या लगता है वो हम दोनों को अलग अलग रूप क्यों दिखा रहा है? अनमोल ने कहा, मुझे नहीं पता। मैंने उसे कहा, तो किताब में क्या क्या लिखा हुआ था जो तुम्हें याद है, मुझे बताओ। अनमोल ने बताना शुरू कर दिया। बाकी चीजें, वो खास शब्द जिससे दरवाजा खुलता है, और फिर वो लाइन भी। वो डर पर जीता है, उसका खाना डर है। वो हमें जिंदा रखेगा क्योंकि उसे डर मिलेगा। अनमोल ये समझ नहीं पा रहा था। छोटा था ना, मैं समझ गया। पहले उसका आकार छोटा था, जब मैं डर गया उसका आकार बड़ा हो गया। वो हावी होने लगा, लेकिन शुरुआत में उसे काबू पाया जा सकता था। मैं समझ गया, हम डरते हैं, वो ताकतवर होता है। वो अपनी भूख हमारे डर से मिटाता है। पानी घोर, डर पर जिंदा रहने वाला जीव। बस फिर क्या था? मैंने अनमोल को कहा, अनमोल, बाहर निकलो। डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम डरेंगे तो वो ताकतवर होगा। घर जाना चाहते हो या नहीं? अनमोल ने कहा, हाँ। मैंने कहा, अनमोल, एक ही मौका है। अगर हम में से कोई डरा, वो ताकतवर हो जाएगा। फिर क्या था? वहां पड़ा वो पलंग। उसकी एक टांग तोड़ दी मैंने। हाथ में पकड़ लिया लकड़ी का वो हिस्सा। दरवाजे पर मार मार कर दरवाजा तोड़ दिया। छप छप की वो आवाज, और सामने खड़ा हो गया। इतने में मैं भागा। अनमोल के कमरे के दरवाजे को तोड़ दिया मैंने। उसके बाद अनमोल भी बाहर निकल आया। अब वो बड़ी तेजी से रूप बदल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक आकार में ढल ना पा रहा हो। तब मेरा डर कम होने लगा, उसका आकार छोटा होने लगा। मैंने अनमोल को कहा, अनमोल, ये देखो, ये तो पानी का बना है, डराता है, मारता है, इसे पीटे मिलकर। अनमोल हंसा, उसका आकार और छोटा हो गया। फिर वो कहने लगा, कुछ भी कर लो, जिंदा बचने वाले नहीं, मेरा शिकार हो तुम। मुझे थोड़ी घबराहट हुई। उसका चेहरा बड़ा हो गया। मैंने हाथ में जो लकड़ी पकड़ी थी जोर जोर से उसके मारने लगा। उसने अनमोल को पकड़ लिया, छत पर लटका दिया। पानी के अंदर वो डूब रहा था। गुरुत्वाकर्षण था, छत में गुरुत्वाकर्षण था। जितना करीब जाओ आप उसमें खींचने लगते हैं। ऐसे हम ऊपर बैठ सकते हैं, छत तक पहुंचना है, बस फिर सब कुछ उल्टा। वो ताकतवर हो रहा था। जैसे जैसे अनमोल की चीखें निकल रही, उसका आकार बड़ा हो रहा। लेकिन अब मैं डरने वाला नहीं था। मैंने उसे कहा, तुझे डर से ताकत मिलती है ना, लेकिन गुस्से से तुझे क्या मिलता होगा? तेरी दोनों टांगे सबसे पहले तोड़ूंगा,
तुझे जलाऊंगा। और तुझे नहीं पता, जब यहां से बाहर निकलूंगा वापस जरूर आऊंगा। पता है क्यों वापस आऊंगा? वो थोड़ा सा घबराया, उसका आकार छोटा हुआ। मैंने कहा, मैं वापस आऊंगा तुझे खत्म करने के लिए। जो भी तुझे इस दुनिया में लेकर आया है, तुझे इस दुनिया से वापस जाने नहीं दूंगा। यहां पर कैदी रहेगा, तड़पता हुआ, एक चावल के दाने के बराबर कर दूंगा। तू देखना, जब मैं वापस आऊंगा तो तेरा क्या होगा। वो घबराने लगा था, मेरे साथ लड़ रहा था, मेरे कंधे पर वार कर रहा, मैं भी उस पर वार कर रहा। मैंने आंखों में अंगूठे धंसा डाले थे, मैं चीख रहा था, मुझे गुस्सा था, लेकिन जानबूझकर मैं हंस रहा ताकि उसे महसूस ना हो मेरा डर। मैंने अनमोल को कहा, अनमोल, तुम्हें तैरना नहीं आता? थोड़ा सा पानी है, तैरो, जैसे किसी पूल में तैरते हो। इसे मैंने संभाल लिया है, अब देखो इसका बनता क्या है। अनमोल तैरता तैरता उस बाथ टब में था। मैंने तब उस पानी घोर को जमीन पर मसला, छलांग लगाई। जब मैं काफी ऊपर था तो खींचा छत की तरफ। भागकर मैं बाथ टब में गया और अब हम उसी आईने को सामने रखकर देखते हुए वो शब्द बोलने लगे। दरवाजा खुला और पानी के बीच से खींचकर हम बाथरूम में पहुंच चुके थे। वही जगह जहां से मैं उस दुनिया में गया था, और यकीनन उस रात अनमोल भी उस दुनिया में गया होगा। वो रात बड़ी भयानक थी, लेकिन पानी घोर की वो आवाजें नल से आ रही। उसे पता था मैं वापस जरूर आऊंगा। अगले दिन मैंने अनामिका को फोन करके बुलाया, बताया नहीं, लेकिन यहां आकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अनमोल उसके सामने था, सही सलामत। अनमोल और उसका पति बहुत खुश थे। मैंने इस केस को सुलझाया, लेकिन पुलिस वाले पूछ रहे कैसे, आखिर वो छिपा कहां था, क्या बताता। रिपोर्ट में ये लिखा नहीं जा सकता था, तो ये लिखा गया कि वो घर छोड़कर भाग गया था, उसे कहीं से ढूंढकर यहां पर लाया गया। अगर कहा जाता इस घर का एक प्रतिबिंब है, दूसरी दुनिया, दूसरे आयाम में, क्या रिपोर्ट बन पाती? बिल्कुल नहीं। लेकिन 1 महीने बाद अनामिका को मैंने कहा था, मैं उस घर में दोबारा आना चाहता हूं, 1 रात के लिए। एक दोस्त है मेरा गोरखपुर का, कह रहा था मैं मदद के लिए तैयार हूं। काम करके वो भारत वापस आ चुका था, नाम तो पता होगा ना। मेरे साथ उस घर के प्रतिबिंब में जाने को तैयार था, एक खास काम करने के लिए। जो मैंने पानी घोर को वादा किया था, उसे निभाना भी तो था। अपने उस दोस्त का नाम नहीं बताया मैंने। क्या आप वो नाम बता सकते हैं? कमेंट्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। और ये एक बेहद भयानक केस था, लेकिन इससे भी ज़्यादा भयानक और अजीब केस जो धीरे धीरे आपके लिए मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि शुरू में डराना नहीं चाहता था, लेकिन अब धीरे धीरे माहौल बनने लगा है, तो और भयानक किस्से आने का समय हो गया है।